बात कर रहे थे मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो हमारा चल रहा था वेक्टर, आज हम पढ़ेंगे कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर जाओगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखेंगे एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दोनों देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। डॉट प्रोडक्ट में देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमें दे दिया गया, सपोज दैट तीन वेक्टर हैं और कुछ इस प्रकार से हैं, वेक्टर ए फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब हमें इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट मतलब ये अदिश प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं वो डॉट प्रोडक्ट होता है। सदिश प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा एंड प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट जो जितने भी होते हैं वो जनरली सीधे सीधे होते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान देना होता है, ठीक। दूसरा, अगर इसी प्रकार से हमें मिल जाए कुछ इस प्रकार से, वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, फिर क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए वेक्टर सी हो जाएगा। थर्ड नेक्स्ट अगर चर्चा करें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये इक्वल होता है मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। मॉड में लिखेंगे तो ए वैल्यू आती है हमारी ए स्क्वायर। मतलब अगर हम किसी दो सिमिलर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो भी डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या होगा हमारा, उसके मॉड का स्क्वायर होगा या फिर उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें कुछ इस प्रकार से, हमें मिला है कोई एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटी से, तो बचे क्या हमारा, जैसे मान लीजिए यम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते हैं तो इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। कोई प्रॉब्लम है नहीं है, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे आपको मिल जाए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आप इसको लिखोगे अगर किसी एंगल पर ये झुके हुए हैं तो, अगर किसी एंगल पर झुके हुए हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ए बी या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी साइन थीटा। क्या लिखते हो, साइन थीटा। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हो तब वहाँ पर कॉस थीटा होता है, अगर आपका डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। क्लियर होता है। नेक्स्ट अगर आप इस प्रकार देखो, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी मॉड का होल स्क्वायर, इसको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी, इस प्रकार से, ठीक। ये आप लिखोगे। इसको और हम सिंप्लीफाई करें, मॉड का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ये होता है हमारा वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी का मॉड का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें मॉड वेक्टर ए माइनस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर की बात करें तो इसमें कितना आ जाएगा, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। समझ रहे हो ना, अरे फार्मूला सिंपल है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर थीटा है, एंगल लिया गया तो इसलिए यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आता है, बातें क्लियर होती हैं, अंडरस्टैंड। अगर आप यहाँ पर थीटा नहीं लोगे तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू हमारी बचेगी 2ab। क्लियर है, यहाँ तक तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अगर हम और आगे चर्चा करें, यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए।
जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i इक्वल टू 1 होता है और j डॉट j ये भी इक्वल टू 1 होता है एंड k डॉट k ये भी इक्वल टू 1 होता है जब हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर सिमिलरिटीज़ नहीं है, जैसे आप देखोगे i डॉट j करोगे या फिर आप करोगे i डॉट k करोगे या फिर j डॉट k करोगे या फिर आप k डॉट i, जस्ट इसका उल्टा जितने भी हो जाएंगे सबके इक्वल टू 0 ही होता है। मतलब अगर ये सिमिलर हैं, हमारे i सिमिलर है, j k ये सभी हमारे अगर सिमिलर हैं तो ये इसकी जो प्रोडक्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर यही डिफरेंट है उसकी प्रोडक्ट वैल्यू 0 होती है। ये अगर क्रॉस प्रोडक्ट में देखें तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, सिर्फ इतना। नेक्स्ट नाइन्थ क्या लिखोगे? यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए वही सिमिलर जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं वो हम और शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम वैल्यू चर्चा करें किसी 3 वेक्टर का स्क्वायर, जैसे आपने 2 वेक्टर का स्क्वायर देख लिया, 3 वेक्टर का स्क्वायर फार्मूला पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो तो क्या निकालोगे आप? इसकी वैल्यू कितनी होती है ये बताइए। अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहें, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वही सिमिलर जैसे हम निकालते थे ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, सिमिलर वही होगा। यहाँ पर क्या लिखोगे? मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बस यही होगा। नाउ नेक्स्ट, ये हर एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, हर एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं? अंडरस्टैंड? चलिए नाउ ये चीज़ें फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। जितना भी आपका फार्मूला था सबका सब बता दिया गया, जितना भी फार्मूला था आपको बता दिया गया। टेक ए स्क्रीनशॉट, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सून, जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलें। क्लियर है सबको? समझ में बात आ रही है कि नहीं? बातें क्लियर हो रही हैं? चलिए अब हम अगर चर्चा करें प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस वेक्टर की, किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस वेक्टर की। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस वेक्टर, यहाँ पर लिख दें ये प्रॉपर्टीज ऑफ, और ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए तभी इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन लगाने में। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इसमें क्या देखा था? a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने इसमें देखा था कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू था किसके? वेक्टर b डॉट वेक्टर a। क्यों इक्वल था इसका भी कारण बता दिया जाए, क्यों इक्वल था इसका भी कारण बता दिया जाए। जब हम डॉट प्रोडक्ट, जैसे a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा ही होगा, b डॉट a बराबर भी बी ए कॉस थीटा, यहाँ पर सॉरी हमने एक बार साइन थीटा लिख दिया था, ये यहाँ पर भी लिख दिया है, a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा, सो सॉरी ध्यान नहीं दिए थे। तो a डॉट b भी हमारा ए बी कॉस थीटा होगा, b डॉट ए भी बराबर किसके बराबर होगा? बी ए कॉस थीटा। नाउ a डॉट b करें चाहे b डॉट a करें कोई डिफरेंट नहीं होता, बट क्रॉस में डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्रॉस में क्या होता है कि जो वेक्टर a क्रॉस फर्स्ट वेक्टर b होता है दैट इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ऑफ b क्रॉस a, वो माइनस निगेटिव साइन के बराबर होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई मान लीजिए स्केलर फंक्शन है, जैसे मान लीजिए आपने देखा था किसके बारे में? इसके बारे में। अगर मान लीजिए स्केलर फंक्शन से मल्टीप्लाई किया जाता है वेक्टर a, यम वेक्टर a
यम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इस प्रकार से अगर दिया गया है तो यहाँ पर क्या था, यम ए डॉट बी था, तो क्या लिख सकते थे, यम ए डॉट बी लिख सकते थे। बट अगर यम ए क्रॉस वेक्टर बी है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, इसको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, यम बी क्रॉस ए। बातें समझ रहे हो ना? अगर आप लिखोगे यम ए क्रॉस बी तो ये किसके बराबर होगा, यम बी क्रॉस ए के बराबर होगा। बातें क्लियर? जबकि इसमें ऐसा नहीं होता था, यम ए डॉट बी था, यम ए डॉट बी के ही बराबर होता था, बी डॉट ए नहीं, बी डॉट ए ऑलरेडी हमारा ए डॉट बी ही हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपका दिया जा रहा है वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा बताइए? ये होगा हमारा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के बराबर होगा, ए क्रॉस सी के बराबर होगा। जैसे कि आपने इसमें देखा था, इसमें भी सेम ही था, जैसे आप ए बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ए डॉट बी ए डॉट सी वहाँ पर क्रॉस लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो हमारा आता है फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है और इसी में अगर हम इस प्रकार और दिखा दें कि अगर आपको मिल गया बी प्लस सी क्रॉस वेक्टर ए, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, तब आप लिखोगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। इसमें अगर आपको मिल जाए कि वेक्टर बी प्लस सी डॉट वेक्टर ए, तो इसको भी आप लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे किया जा सकता है। बट इसमें आगे पीछे नहीं किया जाएगा, पहले जो है उसी के बाद ही क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे, उसके पहले नहीं लगाओगे। ए क्रॉस बी इसमें यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता, अगर ए क्रॉस बी लिखेंगे तो माइनस में हो जाएगा। बातें क्लियर हैं? चलिए नेक्स्ट प्लस है तो माइनस वाला भी देख लेते हैं। वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। नेक्स्ट मान लीजिए जैसे कि हमने अभी चर्चा किया था कि अगर आपके पास इस प्रकार है कि क्रॉस आई इक्वल टू होगा जे क्रॉस जे के इक्वल टू होगा के क्रॉस के, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, 0 के। अगर यहाँ पर सिमिलर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पर इक्वल टू 0 बचता है। सेम चीज अगर आपकी वैल्यू मान लीजिए दे दिया गया आई क्रॉस जे के साथ इज इक्वल टू आई क्रॉस के साथ इज इक्वल टू और जे क्रॉस के इक्वल के साथ ये सब की वैल्यू होती है 1, इन सब की वैल्यू होती है 1। मतलब डिफरेंट की अगर वैल्यू बात की जाए तो उसकी वैल्यू 1 आती है। इसमें बातें समझ रहे हो ना, बातें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करें, यहाँ पर क्या होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस साइन थीटा। वहां पर क्या होता था, कॉस थीटा। ये देखो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, जबकि यहाँ पर ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है। क्लियर होता है सबको? चाहे पर प्रोडक्ट लगाओ, ये वेक्टर लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या आती है, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या आती है, इतना नोट डाउन कर दे फटाफट से। टेक ए स्क्रीनशॉट। क्या यहाँ तक सबको क्लियर होता है? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर प्रॉब्लम ना हो तो कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए इस पर, क्रॉस प्रोडक्ट पर, थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए। चलिए थोड़ा सा हमें इतना तो याद हो गया ना। आइए कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसके कारण हमें ये सभी प्रॉपर्टी प्रॉपर समझ में आ जाए, ये सभी प्रॉपर्टी हमें प्रॉपर समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। एंड वेक्टर बी दे दिया गया आपको 4i कैप माइनस 7j कैप, ठीक। ये वैल्यू दे दी गई। फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा। सब लोग नोट करो इसको एंड लगाने की कोशिश करिए। जितने भी लोग देख रहे हो इस लेक्चर को, उसको लगाने की कोशिश करो। क्या आपको आ जाएगा? लगाते रहिए, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सिंपल। बात करने का प्रयास करें सभी लोग, और चैट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। जितने भी लोग अगर कर पा रहे हो वो आंसर लिखते रहिए। क्यों? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? चैट सेक्शन में देख पा रहा हूँ कुछ लोग का आंसर आ रहा है। अब देखते हैं उनका आंसर सही है या नहीं है, उनका आंसर सही है या फिर नहीं है, देखते हैं। तो इसको फटाफट से लिखते रहिए। जितने भी लोग हो सब लोग लगाओ इसको एक बार। क्यों? आ जाएगा कि हमें बताना पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स सही भी आंसर दे रहे हैं और काफ़ी तो ऐसे चुपचाप बैठे हो। आओ देख लेते हैं। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डायरेक्टली कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस में 3k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? 4i कैप माइनस 7j कैप। हम जानते हैं i डॉट i इक्वल टू 1, j डॉट j इक्वल टू 1, k डॉट k इक्वल टू 1। i डॉट j करोगे 0, i डॉट k करोगे फिर भी 0, j डॉट j हमारा 1 हो जाएगा, फिर j डॉट i हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा जितना i से i में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, j से j कराएंगे, k से k कराएंगे, बाकी सब हमारा 0 ही हो जाएगा, इसलिए उससे हमें कोई मतलब है नहीं। तो i का i से कराएंगे 4 3 जा 12 माइनस 4 का 7 से कराएंगे 7 चौक 28 माइनस माइनस प्लस 28, कितना आ जाएगा? 8 2 10, 2 1 3 1 4, 40। कितने लोगों का आंसर आया था इतना बताओ? आंसर 40। यस, ये तो लगभग सभी लोगों का आ गया। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट और भी ज़्यादा सिंपल है। कैसे करना है ध्यान से देख रहा। कुछ स्टूडेंट घबरा जाते हैं सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट देख करके, बट कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, जब आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग लिखिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप। काफ़ी स्टूडेंट की गलती ये होती है कि वो डायरेक्ट इसी प्रकार से करना स्टार्ट कर देते हैं, बट अगर वो इस प्रकार से स्टार्ट करने के लिए वो एकदम स्पेशलिस्ट होने चाहिए तभी ये कर पाएंगे। हालांकि यहाँ से भी आ जाता है कि आई डॉट आई वाला 0 छोड़ दो, आई डॉट जे कर दो, आई डॉट के कर दो, बट वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, इसलिए क्योंकि उसमें गलतियों की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर ऐसे करोगे गलती होने की कोई भी चांस नहीं बचेगा। ऐसे करोगे यहाँ पर गलती होने का कोई चांस ही नहीं बचता। कैसे? आई देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आई जे के आपने लिखा, अब ए क्रॉस बी लिख रहे हो तो जो पहले लिखे हो उसकी वैल्यू पहले लिखते हो, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए कभी नहीं होता। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, इसलिए जो आप पहले लिख रहे हो उसी को पहले लिखो। डॉट प्रोडक्ट पे ऐसा नहीं, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो। जो इसको पहले लिख रहे हो उसको पहले लिखो। क्या लिख रहे हो? 3 4 3। देखो आई का क्या है वैल्यू? 3, फिर -4, फिर 3। इसमें गलत होने का कोई भी चांस नहीं बचता। और इसमें क्या है? 4 फिर -7। जे के में कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, के में कुछ नहीं है तो 0 लिख दो। अब देखो आई को अगर हम लेंगे, आई को अगर हम लेंगे क्या बचेगा हमारा? आई को अगर लोगे तो इतना, यही हमारा बचेगा। 0 से 4 में मल्टीप्लिकेशन कराओ, -4 × 0, माइनस में बीच में हमेशा माइनस लगेगा, ध्यान देना, बीच में हमेशा माइनस ही लगेगा।
फिर सात्रिक 21 वो भी -21 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। जे वाला टर्म जब लेते हैं तो माइनस जे लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से माइनस जे कैप वाला देख लेते हैं। जब जे कैप देखोगे बीच वाला टर्म छोड़ दोगे, बचे क्या, ये और ये टर्म। तो 0 से 3 में मल्टीप्लाई कराओगे, 0 × 3 माइनस में 4 का 3 में मल्टीप्लाई कराओगे। फिर के कैप की बात कर लेते हैं। के कैप की बात करोगे तो प्लस का के कैप क्या बचेगा हमारा, ये टर्म बच जाएगा, -7 × 3 बीच में माइनस लग जाएगा, माइनस क्या 4 × माइनस में 4। हम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या बच जाएगा हमारा, ये तो 0 माइनस माइनस प्लस में 21 एंड माइनस में j, और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये माइनस में कितना बचा 12 एंड ये प्लस में k, 7 × 21 -21 एंड 4 × 16 प्लस 16, ये हो जाएगा हमारा -21 माइनस माइनस प्लस में 16। ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 21 i कैप और प्लस 12 j कैप एंड 21 में से हमारा 16 जाएगा, कितना बचेगा 16 5 21 -5 k कैप। इसी को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे इतना बड़ा आपको करने की आवश्यकता नहीं थी। कैसे, जैसे इतना हमें लिखा है, इतना लिखा गया है, तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, ध्यान समझ रहा। पहले आप लोगे आई कैप लेना, जब ये प्रैक्टिस आपकी बन जाती है तो आप तेज करने लगते हो। आई कैप लोगे, क्या करोगे, 0 4 जा -0, 0 4 जा 0 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा। 7 × 21 -21, क्यों भाई, अब देखो बीच में माइनस लगता है ना, ये इसका मल्टीप्लाई 0 बीच में माइनस लगेगा, 7 × 21 माइनस माइनस प्लस 21 बचेगा। ठीक, अब माइनस का जे कैप लेंगे, क्या बचेगा हमारा, देखना ध्यान से, 0 में 3 गुणा कराएंगे 0, 4 × 12, वो भी माइनस में 12 बचेगा। क्यों, क्योंकि बीच में हमेशा माइनस आता है। एंड के कैप की बात करेंगे, प्लस का के कैप क्या बचा हमारा, ये टर्म हमारा बच गया। तो 7 × 21 -21 एंड बीच में माइनस लगता है, 4 × 16 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। एंड फाइनली हमारा आ गया 21 आई कैप प्लस में 12 जे कैप माइनस में 5 के कैप। आया कि नहीं आया, सिंपल था, बोलो सिंपल था या नहीं। इसी प्रकार से आप किसी भी वैल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो अगर आपका गिवन हो तो। क्लियर है सबका, 100%। यहाँ से हटाया जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, है, हटाया जाए, चलिए क्लियर होता है। ये सब क्वेश्चन से सिंपल होते हैं जो कि आप बचपन में कहाँ से, ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़े हैं, छोटी क्लासों में। इसके पहले सभी क्लासों में आप लोग ये क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट पढ़ के आए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लास 9 से यहाँ पर पढ़ते आए हो, ये सभी लोग कर देते थे, इसलिए हम बेसिक लेवल बता ही रहे हैं, इसलिए हमने बताया ना। अब हम मूव करते हैं थोड़ा और आगे के टॉपिक पर। हेंडा लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक, या प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए आपने अभी तक क्या देखा कि अगर आपका वेक्टर ए था, वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी था, तो आपने क्या किया था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के था। या फिर वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी था, तो क्या करते थे, वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर सी। अभी तक तो हम ये पढ़ते आए हैं। बट अगर हमारे 3 के तीनों वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट में हो, फिर हमारा फार्मूला क्या निकलेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पर फार्मूला निकल के आएगा, अगर आपका वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का कोई फार्मूला है, तो आपका निकल के आएगा वेक्टर ए। ध्यान से समझिएगा, जब इस प्रकार का आपका फॉर्मूला रहेगा, मतलब 3 के तीनों, यहाँ पर देखिएगा ऐसे नहीं था, प्लस और माइनस से आ जा रहा था, लेकिन जब आपका 3 के तीनों हो यहाँ पर कि 3 के तीनों हमारे क्रॉस प्रोडक्ट में ही आ गए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी डॉट में वेक्टर बी बचता है, ठीक, इस प्रकार से। एंड बीच में आता है हमारा निगेटिव साइन, बीच में आता है हमारा क्या, निगेटिव साइन, निगेटिव ऑफ, यहाँ पर ध्यान देंगे, वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको नोट कर लीजिएगा।
ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप कर जाओगे। नेक्स्ट आता है हमारा रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। क्या आता है? रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। हेड डालिए, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ ए वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, आज का ये लेक्चर चाहे जितना बड़ा चले, ध्यान से सुन लो, आज का ये लेक्चर चाहे जितना बड़ा चले, हम लोग मैट्रिक्स के टाइप तक खत्म करके यहाँ से तब जाने वाले हैं। मैट्रिक्स का टाइप कंप्लीट करा के ही जाने वाले हैं। सो डोंट वरी, आप लोग पढ़ने के लिए बस अग्रसर रहिए, मेहनत करके पढ़िए। हम लोग ये मैथमेटिकल फिजिक्स जल्द कंप्लीट करा देंगे विथ क्वेश्चन आंसर। ठीक, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ ए वेक्टर क्या होता है यहाँ पर समझो। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ ए वेक्टर, मान लीजिए लेट वी हैव थ्री वेक्टर। हमारे पास 3 वेक्टर है। कौन कौन से? वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। और इन तीनों का अगर हम रेसिप्रोकल वेक्टर निकालें, इन तीनों का अगर हम रेसिप्रोकल वेक्टर निकालें, या तो वेक्टर ए का, या तो वेक्टर सी का, या तो वेक्टर बी का, अगर हम रेसिप्रोकल वेक्टर निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए हम वेक्टर ए का रेसिप्रोकल वेक्टर निकालना चाहें, तो रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो रेसिप्रोकल वेक्टर होगा, इसका जो रेसिप्रोकल वेक्टर होगा वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ये आप करोगे ए प्राइम लिखते हो, या फिर इसको आप बोलते हो रेसिप्रोकल ही बोलते हो, ए प्राइम भी बोलते हैं ना, ए प्राइम कामा बी प्राइम एंड सी प्राइम होगा। तो ये इसका क्या दिखा रहा है? रेसिप्रोकल वेक्टर। हम ए का रेसिप्रोकल वेक्टर निकालना चाहे तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? ए का रेसिप्रोकल वेक्टर निकालना चाहे तो उसके लिए फार्मूला होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डिवाइड बाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ये फार्मूला होता है। ठीक, अगर हम बी का निकालना चाहें इसी प्रकार से, बी का रेसिप्रोकल क्या निकल के आएगा हमारा? वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए डिवाइड बाई, यहाँ पर ए क्रॉस सी नहीं हो सकता, सी क्रॉस ए, क्योंकि टर्म होता है ए बी सी के बाद तब ए आता है। फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। इसी प्रकार हम वेक्टर सी का रेसिप्रोकल निकालें, क्या निकलेगा हमारा? सी, फिर ए क्रॉस बी डिवाइड बाई फिर इसका डॉट प्रोडक्ट ए बी एंड सी। इस प्रकार से हमारा सभी फार्मूला निकल के आता है। मतलब आप अगर निकालोगे, जब आपका 3 के तीनों वेक्टर क्रॉस वेक्टर में है, क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो इसका जो फार्मूला निकलेगा ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी, ये इसका फार्मूला निकलेगा। एंड फिर हम निकालेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए बी सी कोई हमने 3 वेक्टर लिया, और इन तीनों का अगर हम रेसिप्रोकल वेक्टर निकालना चाहें तो उसे हम लिखेंगे ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। ए प्राइम निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा? बी क्रॉस सी डिवाइड बाई उन सभी का डॉट प्रोडक्ट, एंड फिर बी प्राइम निकालेंगे तो सी क्रॉस ए उन सभी का डॉट प्रोडक्ट, एंड सी प्राइम निकालेंगे तो ए क्रॉस बी और उन सभी का डॉट प्रोडक्ट निकलने वाला है। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। टेक स्क्रीनशॉट सुन। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। किसके बारे में? डिटर्मिनेंट विच इज इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेंट, कोई सा भी टॉपिक अगर यम क्रॉस एन के रूप में लिख दिया जाए, रो और कॉलम के रूप में लिख दिया जाए, तो हमारा डिटर्मिनेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ इस प्रकार से लिखा गया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसके कुछ में रूप में लिखा गया, यम क्रॉस एन के रूप में लिखा गया, यम क्रॉस एन के रूप में लिखा गया। तो यम क्रॉस एन के रूप में लिखा गया है। यम क्या है यहाँ पर? रो। यम दिखाता है रो को, एंड यम दिखाता है हमारा कॉलम को। ये देखिएगा, यम दिखाता है हमारा कॉलम को। रो ये है, कॉलम ये है। ठीक, रो और कॉलम। तो ये एक प्रकार का हमारा क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट कहलाएगा। ये हमारा कहलाएगा डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करने की विधि पूछ रहा है, किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट आपको दिया गया, माना ये समझ में आ गया ना आप लोगों को। मान लिया हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया। डिटर्मिनेंट क्या है? जो कि यम क्रॉस एन के रूप में लिखा जा सके। हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया, क्या है? एक एग्जाम्पल दिया गया है कि डेल्टा इज इक्वल टू 317 317 502
502 253 253 253। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, यही पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है? इसी को आपको सॉल्व करके बताना है। कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे कि हमने अभी आपको समझाया। आप क्या करोगे, इधर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, चाहे उधर से लो चाहे उधर से भी, प्लस माइनस प्लस, किधर से भी ले सकते हो, आपकी इच्छा, बीच में ले सकते हो, आप कोई भी मतलब नहीं है, आप किनारे से ले लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कहीं से भी लेंगे आपकी वैल्यू सेम है, यहाँ से ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 हमारा प्लस है तो 3 को लिखोगे, फिर बीच में क्या आ गया 3 को लिखोगे तो ये और ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, बचे क्या 3 मल्टीप्लाई में 0 करोगे 0 ही बचेगा। क्या आएगा 0 माइनस 5 दूनी 10, माइनस में 1 बचेगा, ये वाला रो कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, 5 या 15 माइनस 15, और ये इसको हटा दो ना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, माइनस लगा दोगे। 5 या 15 एंड 2 दूनी 4, बीच में 4 एंड फिर 7 लोगे प्लस का 7, क्या बचेगा 5 25 माइनस का 0, आया कितना 3 मल्टीप्लाई माइनस 10, जिसको आप लिखो कितना माइनस 30 एंड 15 4 19 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 19, क्योंकि ऐड हो रहा है, माइनस माइनस प्लस प्लस का 19 एंड 25 इंटू 7 7 बचे 35 5 कैरी में 3 बचा, 7 दूनी 14 14 15 16 17 175। तो 175 में 30 चला जाएगा, कितना बचेगा बताओ। 175 में 30 चला जाएगा, कितना बचेगा आंसर में 145 यही तो बचेगा ना। ये देखो यहीं पर गलती हो गई, वो प्लस माइनस लगाने के कारण 5 या 15 प्लस में 15 होना चाहिए था ना, 15 में 4 जाएगा, क्या बचेगा 11 माइनस का 11, ठीक माइनस का 11। अभी क्या रह गया 5 में से गया 4, 4 में से गया 3, 134, इसकी वैल्यू आ गई 134। नाउ अब हम बारी बारी से इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग इधर लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी हम लिखते जाएंगे उसका एग्जाम्पल हम लोग इधर शो करते चले जाएंगे। बारी बारी से आप लोग एक एक प्रॉपर्टी लिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या करती है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रो आर चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई 134, डजंट चेंज। यहाँ पर लिखा जा रहा है इज नॉट चेंज, मतलब जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। इज नॉट चेंज इनटू व्हेन रो आर चेंज इनटू, व्हेन रो आर चेंज्ड इनटू करेस्पॉन्डिंग कॉलम। करेस्पॉन्डिंग कॉलम, ठीक। इसका मतलब समझो कि अगर हम जो रो है उसको हम कॉलम के रूप में बदल दें, तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। जैसे मान लीजिए ये चीज़ें हैं, यही एक एग्जांपल ले लीजिए। अब देखो हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब इसके कहने का मतलब क्या है? जितने भी रो हैं उसको कॉलम में बना दो। जैसे रो है इसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है वो रो में चलाएगा। ये देखो ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चलाएगा और ये ऐसे चलाएगा। मतलब जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दो, यहाँ पर पहुँच जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा की वैल्यू हमारी, इसको पकड़ के इधर कर दो 3, ये 5 और ये 2। अब इसको पकड़ के हम बीच में ऐसे कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 0 5, ठीक। एंड इसको पकड़ के हम इधर कर देंगे 7 2 3 7 2 3। बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, एग्री करते हो सब लोग?
चलो अब इसी की वैल्यू निकाल के देखो, 134 आ रहा है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी सही है। आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो निकालो, 3 का देखेंगे 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस का 10, फिर माइनस का 5 देखोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3, माइनस का 35, प्लस का 2 देखोगे तो कितना बचेगा हमारा 2। ये आ गया हमारा कितना, माइनस का 30 माइनस 5, 35 में से 3 गया, कितना बच गया हमारा 35 3 32, माइनस का 32 प्लस में 4, ये आ गया माइनस 30 माइनस 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 प्लस, 5 दूनी 10, कैरी में 1 बचा, 5 15 1 16 प्लस में 4, 160 में 30 जाएगा, 130 प्लस में 4 134, ये हमारा फाइनल आंसर। मतलब अगर हम सभी रो को सभी कॉलम में चेंज कर दे करेस्पॉन्डिंग कॉलम में, तो वो हमारी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। मतलब पहले वाले रो को पहला कॉलम बना दें, ये पहला रो था इसको पहला कॉलम बना दें, दूसरा रो था दूसरा कॉलम बना दें, तीसरा रो था तीसरा कॉलम बना दें, या पहले रो को पहला कॉलम बना दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले कॉलम को पहला रो बना दो, एक को चेंज मत करो, सभी को चेंज करो, सभी को चेंज करो, करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसा कि आपने देखा ना। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी देखते रहो। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ एनी 2 रो आर कॉलम, यहां पर लिखा जा रहा है इफ एनी 2 रो आर कॉलम, यदि कोई 2 रो अथवा 2 कॉलम, 2 रो आर कॉलम आर इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज हो जाए, इंटरचेंज, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इन चेंज्ड, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट is changed, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड, बट मैग्नीट्यूड जो होता है, हमारी जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड या वैल्यू लिख सकते हैं आप यहाँ पर, वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको हम शो कर दें, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में दिखा दें। अगर किसी 2 कॉलम को आपस में, कॉलम मतलब ये आपस में चेंज कर दिया जाए, या किसी 2 रो को आपस में चेंज कर दिया जाए, तो उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता, जबकि साइन चेंज हो जाता है। आइए इसको बारे में भी देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए, अगर हम इसी रो को पहला कर दें, इसको हम दूसरा कर दें, या कॉलम को आप चेंज करके देख लो, कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम मान लो रो को चेंज कर दे रहे हैं, डेटा की वैल्यू हम बना दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से। इसको पहले लिख लो 5 0 0 2, इसको नीचे लिख दो 3 1 7। अरे भाई इसी को तो इंटरचेंजिंग बोलेंगे, या नीचे वाले को ऊपर चेंज करो, नीचे वाले को दूसरे नंबर चेंज कर दो बस। एंड फिर हमारा 2 5 3 तो चेंज नहीं होगा, किसी 2 को चेंज करना है। तो होगा क्या, वैल्यू निकालेंगे, 5 वैल्यू निकालेंगे, 3 1 3 माइनस 7 35, 0 हो जाएगा, 0 को छोड़ दो, माइनस माइनस, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, 2 ये बचेगा हमारा 5 या 15 माइनस का 2, क्या हुआ हमारा 5, और ये कितना बचा हमारा 35 में 2 गए 32, प्लस में 2, 15 में से 2 गया 13, ये 5 दूनी 10, 5 या 15 116 160 माइनस में, एंड 13 दूनी 26 प्लस का 100 करें प्लस का 26 घटा दो, माइनस का 134। यस करेक्ट आंसर। टेक स्क्रीनशॉट, बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होता है, सबको समझ में आता है? कॉलम चेंज करके दिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी चेंज करके दिखा दे रहे हैं। अगर हम यही चीज़ कोई 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो ये देखिएगा, हम किसी 2 कॉलम को इंटरचेंज करके देख ले रहे हैं।
जब हम किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो आएगा कुछ हमारा ऐसा, जिसे मान लीजिए डेल्टा की वैल्यू हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं 3, 5, 2, इन दोनों को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा हमारा 7, 2, 3 एंड 105, 105। नाउ अब अगर हम देखें 3 को देखें, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 0, फिर माइनस का 7, क्या होगा हमारा 5 25 माइनस का 0 बाई 2 का 2, 0 में गुणा करोगे 0 ही आ जाएगा, फिर प्लस का 1, 5 15 माइनस 4, वैल्यू देख लो 10 30 माइनस का 7 गुणे 25 एंड प्लस का 15 में 4 के 11, यह आ जाएगा हमारा 30 माइनस 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 प्लस का 11, 175 में 30 घटा दो 145 माइनस में प्लस का 11 माइनस का 134। बोलो भी किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सबको? सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ, किसी कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख ली जाए। हमें लगता है आज हम प्रॉपर्टी ही बताने में लेक्चर खत्म हो जाएगा ना। चलो मैट्रिक्स के लिए एक नया लेक्चर बनाएंगे हम लोग। कल के लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे खूब जम के। अभी कहाँ, अभी तो इक्वेशंस बनाने हैं हमको, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि ए कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो मे बी टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, या फिर आप कह सकते हो इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेम रो आर मल्टीप्लाइड बाई ए सर्टेन नंबर देन द डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई द नंबर। समझ लिख लो पहले, उसके बाद हम समझाते हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि 1 2 सॉरी, जो हमने थर्ड पढ़ा वो फोर्थ वाला था। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ एनी टू रो आर कॉलम आर आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या होगा समझो, अगर किसी दो रो की या फिर किसी दो कॉलम की वैल्यू आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू जो हमारी आएगी वो जीरो आएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको एक वैल्यू दी गई है, क्या 137,923 फिर 137। देखो दो रो की वैल्यू आपस में क्या है? इक्वल है, आइडेंटिकल है। अभी हम दो कॉलम की भी वैल्यू आइडेंटिकल करके देखेंगे क्या उसकी वैल्यू जीरो आती ही नहीं। इसको सॉल्व कर लो। 1 7 दूनी 14 माइनस 3 त्रिका 9 माइनस का 3 क्या हो जाएगा हमारा 963 ही होता है ना, माइनस 3 फिर हमारा प्लस का 7 क्या हो जाएगा 9 3 27 माइनस का 2 फिर हो जाएगा 14 में से 9 गया 9 5 14 5 माइनस 3 फिर सर में 3 गया 60 प्लस का 7 कितना बचा 27 में से 2 गया 25। आंसर आ गया हमारा कितना 5 माइनस 36 18 180 प्लस का 25 7 175। 170 में से 180 चला जाएगा कितना बचेगा 5 माइनस 5 इक्वल टू में 0 आंसर। नाउ यही चीज़ अगर हम कोई और भी लेकर देखें, जैसे मान लीजिए आप कॉलम को इक्वल करके देख लीजिए 205 710 एंड 205, ये देखो आइडेंटिकल कर दिया नहीं है मैं।
ये देखो 205 205। अब इसको करके देखते हैं, इसको करेंगे तो कैसे आएगा। मान लीजिए 2 एंड ये बचेगा हमारा 5 माइनस का 7, ये बचेगा हमारा 505 पे ही आएगा, ये भी 0 प्लस का 2 0 माइनस 5, ये हो जाएगा हमारा 5 और 10, ये तो 0 माइनस 10 इक्वल टू 0 आंसर। मतलब अगर किसी दो रो की या किसी दो कॉलम की वैल्यू आइडेंटिकल है, उसकी जो वैल्यू टोटल आएगी वो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, वही बताया जा रहा है। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर्टीज़ का भी एंड इसका भी, जिससे कारण हम प्रॉपर्टीज़ फिर से हटा सकें और भी प्रॉपर्टी वहाँ पर लिख सकें। टेक ए स्क्रीनशॉट। सोल्व क्लियर होता है सबको, मज़ा आ रहा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बड़े ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी थी ना, क्यों देखो 3 तक समझ में आएगी नहीं, सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बता दो। क्लियर होता है। देखिए स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरा नाम ले लीजिए, यहाँ पर कितने लोगों में नाम लो, इसलिए आई एम सो सॉरी। आप लोग पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। आपके मैं चैट से पढ़ सकता हूँ, नाम कितनी देर लेंगे यार आप लोग, जब दिल का रिश्ता है तो नाम लेने में क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नाम ले या ना ले। यू आर फैमिली ऑफ विवेक मिश्रा स्टडी चैनल, आप लोग फैमिली मेम्बर हो, आपको सब लोग जानते हैं, हम जानते हैं, बस इतना जानते रहो, ठीक। आप हमें जानते रहो, हम आपको जानते रहो। ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, क्या कह रहा है हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी कि इफ ऑल द एलिमेंट्स, लिखो इफ all the elements of the same row if all the elements of the same row are multiplied, या फिर कॉलम, रो के अलावा कॉलम भी बोल सकते हो ना, सेम रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाई ए, are multiplied by a certain number, then the determinant multiplied by that number, then the determinant multiplied by that number। So आइए हम इसको चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हमारे किताब में दिया गया है, वही एग्जांपल अगर हम बताने की कोशिश करें। जैसे एग्जांपल क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल के लिए डेल्टा की वैल्यू आपको दी गई है 64 48 एंड 16, ठीक। 9 27 15 9 27 15 और 3 12 5, ठीक। आप अपने मन से भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाए तो आप किस प्रकार सॉल्व करोगे, बस वही कहा जा रहा है। इसके कहने का मतलब समझ लो, ये कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यदि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाइड हुआ हो, समझ रहे हो ना, सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाइड हुआ हो। सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाइड कैसे है, आओ दिखाते हैं। 16 चौका 64, 16 3 48, 16 1 16। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 16 × 1 16 × 3 एंड 16 × 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताओ। यस आर नो, लिख सकते हो, नो। अगर यहाँ पर देखें 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई, नीचे कोई कॉमन है नहीं है, क्या लिखोगे 3 12 5। मतलब ये डिटर्मिनेंट में अगर कोई रो में सिमिलर मिल रहा है तो उसमें कॉमन कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं।
यहाँ पर देखो मिल क्या रहा है, 16 मिल रहा है, कॉमन कर लो, मल्टीप्लाइड बाई 3 भी मिल रहा है, कॉमन कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ, मल्टीप्लाइड पढ़ रही है, बिकॉज 16 थोड़ी क्रॉस प्रोडक्ट कोई वेक्टर है, ठीक। 16 बाहर हो गया, क्या मिला हमको, 4 3 1, 3 बाहर हो गया, क्या मिला हमको, 3, ये देखो 3 9 5 एंड 3 12 5। अब भी कुछ मिल रहा है, अब भी मिल रहा है, आइए देखते हैं क्या मिल रहा है। 3 3 त्रिका 9 नहीं मिल रहा, 3 3 त्रिका 9 3 चौक 12 मिल रहा है, अभी कॉमन होगा, क्या हो जाएगा हमारा 16 गुणे 3 गुणे 3 भी हमारा कॉमन कर लो, क्या होगा 4 3 3, क्योंकि कॉलम में भी तो कॉमन होता है ना, 4 3 3 एंड 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 कॉमन किए होते, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ से भी क्योंकि कॉलम से हमें की बार कॉमन किए, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक। 155 तो ऑलरेडी देखो 155, ये हमारा बचा क्या 16 गुणे 3 गुणे 3 16 गुणे 9 ना। और यहाँ पर अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 4 जब कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 4 जब हम कॉमन करेंगे मतलब लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 20 माइनस कॉमन कर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा 5 15 माइनस 15, ठीक। फिर प्लस का 1 कॉमन होगा हमारा, क्या हो जाएगा 4 12 माइनस 9, ठीक। कितना हो जाएगा 16 9 144 144 144, 20 में 15 के 5 5 चौक 20 माइनस 20, ठीक। अरे भाई 20 में 15 गए 5 माइनस में 5 5 चौक 20 माइनस का 1, 15 प्लस 15 गया 0, क्या इसको लिखोगे छोड़ो। 12 में से 9 गया 3 प्लस का 3, क्या हुआ हमारा 144, 20 में से 3 गया 17 माइनस का 17, मल्टीप्लाई करा लो जितना आ जाए, 17 3 17 चौका 68 और 17 चौका 68 68 68 68 68 69 70 71 72 73 74 7 एंड 17 के 17 7 14 24 2448, दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आप वैसे करते, ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो मिल रहा होता है वो कॉमन कर लोगे, डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। आप वैसे भी करते 64 करते 27 गुणे 5 12 गुणे 15, बहुत लंबा बन जाता और कुछ नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है, जो कॉमन होगा वो हमारा कॉमन कर लिया जाएगा, जो पूरे रो में और पूरे कॉलम में कॉमन मिलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट, समझ में बात आ गई, आनी भी चाहिए ना। नेक्स्ट हमारा क्या प्रॉपर्टी कह रहा है, ये तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ every element of same column or row is the sum of two term दो टर्म के सम के इक्वल है, टू टर्म, then the determinant is equal to the determinant is equal to the
सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। इसके कहने का मतलब समझो, इसके कहने का मतलब समझो। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया, क्या, जैसे आपको 2 डिटर्मिनेंट दिए गए हैं 2 1 3 7 या कुछ भी मान लो 3 4 1 एंड 9 0 5, ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है। दूसरा इसका ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, इसको पहले निकालोगे फिर इसको निकालोगे, तब जा करके ऐड करोगे, हमारा आंसर आएगा। हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर ऐसा होगा इन केस ऑफ 2 1 3 3 4 1 1 0 3, यहाँ पर देखो अगर कोई 2 डिटर्मिनेंट का सम है इस प्रॉपर्टी के करने के अनुसार, और कोई 2 टर्म इक्वल है, अगर एक ही टर्म इक्वल है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 टर्म अगर इक्वल है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जो टर्म इक्वल है वो एज इट इज लिख दिए जाएंगे, जो टर्म इक्वल नहीं है उसको ऐड कर दिया जाएगा। और देखते हैं इसको सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से 2 1 3, ये भी इक्वल है तो लिख देंगे 2 1 3 4 3 3 4 1 3 4 1 इक्वल है 3 4 1। हमारा इक्वल क्या नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है, तो 9 + 1 10, 0 + 0 0, 5 + 3 8, ये कर दिया जाएगा। एंड हमारा सिंपल हो गया, एकदम सिंपल से निकाल सकते हैं। या फिर आप दोनों बारी बारी से निकाल के ऐड कर दो, फिर भी वही आंसर आएगा, कुछ आंसर अलग से नहीं आने वाला। हम ये सिंपल होने के लिए बता रहे हैं। कोई एक अगर मिल रहा है तो एक का ही हम वैसे एज इट इज लिख देंगे, बाकी को ऐड करके लिख लेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 × 4 = 32 -0 तो हटा दो, माइनस का 3 8 प्लस का 10, क्योंकि ये 0 हो जाता है ना, 1 - 12, ये कितना हो जाएगा 32 दूना 64 -8 × 24, 1 में से 12 गया 11 -11, 11 10 में 110 माइनस का 110, तो बचा कितना 64 में से 24 घटा दो, 64 में से 24 घटा दो, कितना बचेगा 40 माइनस 110, तो आ जाएगा हमारा आंसर 0 में से 11 में से 4 गया 7 4 11 माइनस का 70। दिस इज फाइनल आंसर। यही कह रहा है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो नोट डाउन करिए फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डजंट चेंज, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डजंट चेंज, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डजंट चेंज। वैल्यू होती है जो डिटर्मिनेंट की, वो चेंज नहीं होती है। कब, व्हेन एनी रो आर कॉलम, व्हेन एनी रो आर कॉलम, व्हेन एनी रो आर कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर, इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर, मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर आर एन एक्सप्रेशन। बस ऐसे लिखो, छोड़ो यार, किताब में तो बहुत कुछ लिखा होता है। ठीक, इसके कहने का मतलब क्या है, और उसको भी समझ लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू आपकी दी गई है, समझना, देखो जब हम एग्जाम्पल देखते थे हमें समझ में आ जाता, अब यहाँ पर क्या लिखा गया हमको क्या पता, लेकिन जब यही चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो समझ में आ जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या, डेल्टा की वैल्यू दी गई है 1 2 3 और 2 3 4 एंड 205, बस यही वैल्यू दी गई है ना। अब इसमें कहा क्या है, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। वैल्यू निकालेंगे कितना बचेगा 1 5 15 माइनस का 2 5 दूनी 10 माइनस 4 दूनी 8 प्लस का 3, कितना बचा
3 3 दूनी 6, तो आ गया हमारा 15 माइनस 10 में 60 गया 2 दूनी 4 36 का 18 माइनस का 18, 15 में 4 गया 11, 11 माइनस 18 बराबर माइनस का 7 आंसर है। आंसर हमारा मान है -7, ठीक, आंसर हमारा -7। अब यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, अगर हम किसी रो में किसी स्पेसिफिक नंबर से गुणा करके इसमें ऐड कर दें, समझना पहले, किसी भी रो में हम किसी नंबर से ऐड कर दें या उसी को ही हम ले जाकर ऐड कर दें, तो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। समझ रहे हो ना? अगर मान लीजिए हम इसमें एक लगा दें ऑपरेशन, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है, इससे तो होता है। अगर हम लगा दें R1 टेंस टू R1 प्लस R2, या तो हम R1 प्लस R2 करें या किसी R2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके R1 में जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू हमारी -7 ही आएगी। और देख लेते हैं, कहने में तो अच्छा है, करके दिखाते हैं ना। फिर हमारी डेल्टा की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये देखो, इसको इसमें जोड़ दो, 2 1 3, R1 टेंस टू है ना, मतलब R1 में जोड़ रहे हैं, 3 2 5 4 3 7, फिर हमारा नीचे वाला तो ऐसे बचा रह जाएगा 2 3 4 2 3 4 2 0 5। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या बचा रहेगा 3। अब देखना ध्यान से, 5 3 15 माइनस का 5, 5 दूनी 10 माइनस 4 दूनी 8 प्लस का 7, क्या हो जाएगा 0, 3 दूनी 6 माइनस का 6। क्लियर? 15 3 45 माइनस 5 5 5 दूनी 10 माइनस का 6 42, 45 में से 42 गया 3 माइनस का 10 बराबर -7। आया कि नहीं आया? क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में बात आई? नोट करो, एक स्क्रीनशॉट, आप लोग स्क्रीनशॉट लिया कीजिए। अगर हम यहीं पर ऑपरेशन कुछ इस प्रकार लगा दिए होते कॉलम के हिसाब से कि C2 टेंस टू C2 प्लस 3C3, लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? हम C3 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करके 2 में जोड़ने पर यहाँ पर हमारा जो डेल्टा की वैल्यू बन जाती वो कितना हो जाती 1 2 2, इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करके इसमें जोड़ो, 3 3 9 9 2 11, भाग जाना, भाग जाओ तुम लोग भी, अब टाइम खत्म हो गया। और 4 3 12 12 3 15, 5 3 15 15 0 15 ही हो जाएगा, ठीक, 3 4 5 3 4 5। अब हम इसको सॉल्व करें, एक क्या बच जाएगा हमारा 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 6 60। इसी बहाने पहाड़ पढ़ लेते हैं ना। 11 5 दूनी 10 माइनस 4 दूनी 8 प्लस का 3, 15 दूनी 30 माइनस 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। 75 में से 60 गया भैया, कितना बचेगा 15 माइनस 11, 2 बच गया प्लस का 3 गुणे 0, यह आ गया 15 माइनस 11 दूना 22 माइनस का 7, फिर भी आया। बस यही कह रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिसको जिसको नहीं समझ में आया वो जाओ, अब फ्री हो गए हो, अब जाकर घर पे सो जाओ, और क्या करोगे ना, शायद समझ में नहीं आता, सो ही आएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ क्या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो फटाफट से, आप लोगों को आप प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए, अदरवाइज फिर आप लोग ऐसे बैठे रहना। बोलो, क्लियर है ना सबको? क्लास ओवर की जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें और फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करो, जिससे आपका हर वो दोस्त पढ़ाई कर सके फ्री ऑफ कोर्स।